Hello everyone, welcome to Mantra Learning and good morning to all. मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के चैप्टर के सब्जेक्ट के अंदर हमने इससे पहले हमारा एक चैप्टर था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। वो 100% थियोरिकल चैप्टर था जिसमें से आपको ऐसे के क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा उसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है वो सब। तो उसके लिए आपको वहाँ पे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद हमारा 4th यूनिट जो है उसमें आता है हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है उसके बारे में पहले थोड़ा हम जानेंगे। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर क्या सीखने वाले हैं उसकी बात पहले करते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, देन हम देखेंगे उसकी कुछ मेथड्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग की कुछ मेथड्स है। उसमें से पहली मेथड जो है वो है कॉस्ट बेस्ड मेथड, और उसके अंदर 3 मेथड आती है, टोटल कॉस्ट मेथड, मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट मेथड एंड कॉस्ट प्लस मेथड। तो आज हम इस लेक्चर में इतने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब इस चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए मैं आपको बताऊं तो ये एक आपका पूरा यूनिट है। हमने सिलेबस में देखा था कि भाई हमारा जो भी यूनिट है वो 25% कवर करता है हमारे पेपर में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का जो सब्जेक्ट है उसमें आपके कितने पेपर्स आने वाले हैं फ्रेंड्स? 2। एक जो है वो नॉर्मल पेपर आता है जैसे हम सब्जेक्ट के पेपर अभी तक जो आपने किए हुए हैं वैसे, और एक जो पेपर है वो आपका ऐसे पेपर है, ठीक है। तो ऐसे पेपर में आपको वहाँ पे 35 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे के अंदर क्या लिखना होता है, कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या टॉपिक आता है, उसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है। तो उसके अंदर आपको खाली बुक के ऊपर ही डिपेंड रहना नहीं है, बुक के अलावा लाइव जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है उसमें लाइव एग्जाम्पल लेके भी आपको वहाँ पे कुछ जो है वो डिटेल्स देनी होती है, मतलब लिखना होता है उसके बारे में। उसको आप प्रैक्टिकली जब लाइव जब इंडस्ट्री में यूज़ होता है जो भी कोई कंसेप्ट है वो, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है वो ऐसे में मेंशन करना चाहिए। आपको वो जो है वो आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से वहाँ पे आपको देना चाहिए। तो इसलिए आपका ये चैप्टर जो है वो डबल मार्क यहाँ पे कवर करता है। जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और डिविजन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा था, पहले पूरा हमने पहले थियरी पढ़ा कि भाई ये क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट है, उसका कंसेप्चुअल हमने देखा। फिर हमने लाइव इंडस्ट्री वाइज भी उसके एग्जाम्पल करके भी कवर किया कि क्या क्या इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम ये चैप्टर भी अभी रेडी करेंगे। तो आज जो है वो हम इतना जो भी टॉपिक है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। ये सब सीखने के बाद हम जो भी है कि इसको हमें किस तरीके से मैनेज करना है, मैनेज मतलब कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, वो भी आपको इस पीडीएफ के अंदर आपको सारा जो है वो मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपको ये कोर्स जो है वो सिलेक्ट करके आप पीडीएफ जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपना ऐसे की भी प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है, थियोरिकल उसको जो भी लिखा है उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा उसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसफर प्राइस का मीनिंग ये होता है, जैसे हमने इससे पहले का कंसेप्ट जो सीखा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जिस भी इंडस्ट्री में जिस भी बिजनेस में हमें अप्लाई करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम मैनेज करते हैं और वो कंपलसरी होता है, वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। कि हर एक डिपार्टमेंट का एक हम डिवीजन बनाते हैं, उसको फिर हम प्रॉफिट सेंटर में करते हैं या फिर कॉस्ट सेंटर कहते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में सीखा। तो अभी ये ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट क्या है, तो ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट उसी के बेस पे उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जैसे कि एक ही बिजनेस है, अब एक बिजनेस के अलग अलग से डिपार्टमेंट,
फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई एक डिपार्टमेंट है, उसके कोई एक बिजनेस है, उसके 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। अब इस तीनों को हमने प्रॉफिट सेंटर माना है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम उसको बाइफरकेट करते थे, बराबर डिवीजन बनाते थे, वहाँ किसी को प्रॉफिट सेंटर कर देते, कोई कॉस्ट सेंटर होता था, बराबर, कोई प्रॉफिट सेंटर होता था। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये 3 डिवीजन अलग अलग है और तीनों डिवीजन जो है वो प्रॉफिट सेंटर का पार्ट है। अब इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि ए डिवीजन में कुछ अलग प्रोडक्ट जो है वो बन रही है, बी डिवीजन में कुछ अलग प्रोडक्ट बन रही है, सी डिवीजन में कुछ अलग प्रोडक्ट बन रही है। अब ये तीनों डिवीजन जो है वो अल्टीमेटली है तो एक ही कंपनी के, पर इसको डिवीजन क्यों किया है हमने? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई कि भाई ये डिपार्टमेंट का जो है वो भाई ये पर्सन को हमने उसको अपॉइंट कर दिया, उसको अकाउंटेबल कर दिया, तो उस डिपार्टमेंट के उस डिवीजन के अंदर जो भी कुछ काम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा या कॉस्ट होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, ऐसे हमने 3 डिवीजन बना दिए। अब ये है एक ही कंपनी के, तो अब जब इसके डिवीजन के अंदर इंटरनली कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन अलग अलग डिवीजन जो है वो अलग अलग अकाउंटेबल पर्सन करेंगे। सही है, इतना समझ में आया? तो अब मान लो कि जो बी डिवीजन कोई प्रोडक्ट बना रहा है कि उसके अंदर जो कुछ पार्ट यूज हो रहे हैं वो पार्ट वो डिवीजन ए से लेता है, तो इंटरनली ट्रांजेक्शन हुआ ना, डिवीजन ए है वो डिवीजन बी को अपना प्रोडक्ट जो है वो दे रहा है। अब ये जो अकाउंटेबल पर्सन है वो तो यही मानते हैं कि भाई मुझे तो मेरा डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टिव है ऐसा बनाना है, मतलब मेरी कॉस्ट कम आए, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आए, ऐसा मुझे करना है। क्योंकि डिविजनल मेजरमेंट जब हम करेंगे तब उसको रैंकिंग देंगे, उसको बताएंगे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी तो तुमने इतना लॉस क्यों करवाया या प्रॉफिट क्यों करवाया वगैरह। तो यहाँ पे जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक ही कंपनी के एक ही बिजनेस के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन जो करेंगे वो कौन सी प्राइस से करेंगे, ताकि दोनों डिवीजन जो है उस दोनों का परफॉर्मेंस भी है वो न्यूट्रल रहे, मतलब एक का ज़्यादा हो जाए एक का कम हो जाए ऐसा कुछ हो जाए नहीं। या फिर ऐसा करने से बेहतर है कि भाई हम बाहर से आउट मार्केट से कोई वो प्रोडक्ट परचेस कर ले तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आता है। मतलब डिवीजन भी हमें मेजरमेंट करना है यहाँ पे और ओवरऑल कंपनी का भी मेजरमेंट करना है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का ये कंसेप्ट है कि भाई हम इंटरनली जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनली एक ही बिजनेस के अलग अलग डिवीजन के अंदर जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें प्राइस क्या रखनी है, कैसे हमें प्राइस डिसाइड करनी है, जिस तरह से हमारे जो डिवीजन है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो और ओवरऑल कंपनी का भी क्या हो, प्रॉफिट। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग ये है, ट्रांसफर प्राइस इज द अमाउंट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ बिजनेस। टू सेगमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, सेगमेंट, मतलब डिवीजन भी बोल सकते हैं, ब्रांच भी बोल सकते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज एन इंटरनल प्राइस। ट्रांसफर प्राइस को दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, इंटरनल प्राइस भी बोल सकते हैं। द अमाउंट वन प्रॉफिट सेंटर चार्जेस टू अनदर प्रॉफिट सेंटर विद इन द फर्म फॉर अ प्रोडक्ट और क्या मतलब हुआ इसका, तो एक प्रॉफिट सेंटर जो है वो दूसरे प्रॉफिट सेंटर को जो अमाउंट चार्ज करता है वो होता है ट्रांसफर प्राइस। मतलब ट्रांसफर प्राइस भी बोल सकते हैं उसको, इंटरनल प्राइस भी बोल सकते हैं। एक प्रॉफिट सेंटर दूसरे प्रॉफिट सेंटर को जो चार्ज करता है। A transfer price is that notional value at which goods and services are transferred between two division in a decentralized organization। तो याद करो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर जब डिवीजन वाला पार्ट पढ़ा था, डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तब ये उसका एक नीड, एक उसकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो है वो अप्लाई करना है इन द बिजनेस, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वो होना चाहिए, मतलब उसके डिवीजन बनाए गए होने चाहिए। तो ये नॉशनल वैल्यू है, क्या है, नॉशनल वैल्यू। मतलब क्या हुआ, ए और बी डिवीजन है और डिवीजन है तो एक ही कंपनी का, तो अगर ए जो है वो बी में कुछ ट्रांसफर करेगा और उससे चार्ज करेगा तो वो जो भी चार्जेस ए को पे करेगा वो रहेगा कहाँ पे, कंपनी में ही रहने वाला है। तो ये नॉशनल वैल्यू है।
खाली हमें डिवीजन के परफॉर्मेंस के लिए ये ट्रांजेक्शन करने हैं, ये प्राइस डिसाइड करनी है कि भाई कौन सा डिवीजन जो है वो एफिशिएंटली काम कर। ओके, ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस विच वन सेगमेंट ऑफ द फर्म चार्जेस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाइड टू अनदर सेगमेंट। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स सर्विस एंड इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवीजन सब्सिडरीज और एफिलिएट्स ऑफ द सेम कंपनी स्पेशली इन डिफरेंट टैक्स ज्यूरिडिक्शन। तो अगर हम और भी ज्यादा जाए, डिवीजन से ज्यादा आगे बढ़े, तो ये जो है हम ये प्रॉपर डेफिनेशन उसके दे सकते। ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ मीनिंग है। तो अगर आपको ट्रांसफर प्राइस के लिए कोई भी ऐसे पूछा जाए तो ये तो आपको लिखना ही है। आप शुरू वहां से समझाने की कोशिश करेंगे ना कि भाई ट्रांसफर प्राइस क्या है, उसके बाद उसकी मेथड दिखाओगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बताओगे, तो ये तो कंपलसरी है। तो 3-4 अलग अलग से हम मीनिंग उसको अलग अलग ऑब्जर्वेशन से करेंगे। तो लास्ट वाला जो है ना, उसमें सारी चीजें कवर करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स। क्या करता है ये? प्राइसिंग ऑफ गुड्स है, सर्विस है और इंटेंजिबल एसेट है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम गुड्स और सर्विस ही ट्रांसफर करें, एसेट भी ट्रांसफर करते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी एसेट भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट या डिविजन्स। ओके, और यहाँ पे बिटवीन क्या लिखा है देखो, डिवीजन भी आ गया, मतलब एक ही बिजनेस का डिवीजन है तो उसमें भी आ गया, सब्सिडरीज कंपनी का भी आ गया, और एफिलिएट्स मतलब हम जिसके जिसके साथ एसोसिएशन बेस पे काम करते हैं वो भी आ गया, ऑफ द सेम कंपनी। पर ये होना चाहिए किसका? सेम कंपनी का होना चाहिए, स्पेशली इन डिफरेंट टैक्स ज्यूरिडिक्शन। बराबर। तो डिफरेंट टैक्स ज्यूरिडिक्शन का मतलब यहाँ पे ये हम कर सकते हैं कि भाई हमारा कोई इंटरनेशनल सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी है, या फॉरेन में हमारी कोई ब्रांच है, वो है तो एक ही कंपनी का, बट फॉरेन में है, अलग कंट्री में है, तो वो दोनों के टैक्स टेरिटरी क्या हो जाती है? अलग अलग। तो टैक्स ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से भी कई लोग ट्रांसफर प्राइसिंग का जो है वो टैक्स प्लानिंग में बेनिफिट लेते हैं। ये हम सीखेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी इसका पूरा जो है वो हम टैक्स प्लानिंग में कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है, वो हम सीखने वाले, तो हम वहाँ पे डिटेल में सीखेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको खाली ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ट्रांसफर प्राइसिंग वहाँ पे भी यूज होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा ट्रांसफर प्राइस का मीनिंग सबसे पहले। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट का, उसकी नीड रिक्वायरमेंट क्यों है, और उसके बेनिफिट क्या है। तो ये सारे पॉइंट एक ही है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफर प्राइस, तो भी यही पॉइंट लिखने हैं, नीड ऑफ ट्रांसफर प्राइस तो भी यही लिखना है, और क्या पूछते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, तो भी आपको यही। सबसे पहला ऑब्जेक्ट वो क्या है? प्रॉफिट एलोकेशन। एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग डिफरेंट डिवीजन और सब्सिडीज ऑफ अ कंपनी। इससे क्या होता है? प्रॉफिट एलोकेशन जो है वो हमें कौन से डिवीजन में कितना है वो पता चलेगा। अगर हम ए डिवीजन से बी डिवीजन में कुछ ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम ऐसा ही मान के ट्रांसफर करते हैं कि भाई इसको हमने मार्केट में सेल किया है, भले हमारी कंपनी के दूसरे डिवीजन में हमने दिया है, बट मार्केट में ही हमने सेल किया है, इस तरीके से मान के जो डिवीजन ए है वो अपना अकाउंटिंग मैनेज करेगा, और डिवीजन बी जो है वो ऐसे मैनेज करेगा जैसे उसने बाहर से खरीदी किया है, मतलब कि उसकी कॉस्ट में वो पार्ट ऐड हो जाएगा, और जो ए है उसके सेल्स में ए ऐड हो जाएगा। बराबर। तो उस वहाँ पे पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट जो है वो इस प्रोडक्ट का जो है वो डिवीजन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, हर एक डिपार्टमेंट का हमें परफॉर्मेंस जो है वो पता चलेगा। हेल्प एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स। ओके, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉम्प्लायंस। तो इसका एक मेन ऑब्जेक्ट तो यही है ट्रांसफर प्राइस का, खास करके मेन कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉम्प्लायंस, जैसे कि एम्स टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन व्हाइल कॉम्प्लाइंग विद टैक्स रेगुलेशंस एंड अवॉइडिंग पेनल्टीज। ठीक है, देखो अब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है, टैक्सेशन की थोड़ी बात कर लूँ यहाँ पे समझाने के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो जीएसटी अभी लगता है। तो अगर अलग अलग डिवीजन में एक ही एरिया के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर है, तो वहाँ पे हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, या फिर हमारी एक ही कंपनी एक ही गोडाउन के अंदर अलग अलग जो भी है डिवीजन, तो भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यूनिट है, बराबर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है और गोडाउन अलग जगह पे है,
तो जब वहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ पे जीएसटी का भी थोड़ा आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि जीएसटी के अंदर एक ऐसा प्रोविज़न है कि अगर आपकी ब्रांचेस भी है, वो ब्रांच आपकी अलग स्टेट में है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में लेना है वो स्टेट वाइज़ लेना है। तो आपका एक रजिस्ट्रेशन गुजरात का है, एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है, बट वो आपकी ब्रांच है एक, और बिज़नेस तो एक ही है, कंपनी तो एक ही है, बट फिर भी फॉर द पर्पज़ ऑफ जीएसटी वो दोनों अलग बिज़नेस है ऐसा मान। तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लायंस हमें फाइल करने होते हैं, जैसे रिटर्न जब हम फाइल करते हैं उसको हम कॉम्प्लायंस बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है। तो ट्रांसफ़र प्राइस मतलब कि हम एक ही जगह हमारी हेड ऑफिस है, हमारी ब्रांच में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे कितनी प्राइस रखनी है, उस प्राइस के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्स का बर्डन कम करने के लिए या फिर कॉम्प्लायंस को फुलफिल करने के लिए भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कंसेप्ट जो है वो रिक्वायरमेंट है, और ये इसका बेनिफिट भी हम कह सकते हैं या फिर उसका ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड इफिशियंसी क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल एंड इफिशियंसी। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, इफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन करके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लो कि हम एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जब कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं तो दोनों डिवीजन का जो है वो हम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। भाई हमें एक जगह से एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में क्यों मांगना पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ती है, तो वहाँ का जो भी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या कोई आइडल टाइम पड़ा रहता है, वो अपनी कैपेसिटी जो भी 100% है उसका यूज़ कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है और वो कर सकता है और वहीं से उसको प्रोडक्ट अपने आप से मिल सकती है, बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो पहले हम वो यूटिलाइज़ करेंगे। फिर हम जो है वो अपने इंटरनल डिवीजन से वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि ए और बी दो डिवीज़न है, अब ए डिवीज़न का प्रोडक्ट बी डिवीज़न में जा रहा है, तो जाहिर है कि फिर वो जो मार्केट में सेल करता है वो प्राइस से नहीं करेगा, बट कम से देगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट दे देगा। और मार्केट में वो जो ए प्रोडक्ट जो बनाता है वो प्रोडक्ट ए का मार्केट में पूरा सेलिंग है, मार्केट में उतनी डिमांड है, तो मार्केट का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वहाँ पे कम हो जाता है। तो हमें वो चेक करना है कि भाई प्रोडक्ट बी डिवीजन जो है वो बी डिवीजन अपने खुद वो वहाँ पे बना सकता है, उसकी जो 100% कैपेसिटी वो यूटिलाइज करने के बाद भी उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है, तो ही हमें वो ए से बी में ट्रांसफ़र करना चाहिए, या फिर बी जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो ऐसे कुछ डिसीजन के लिए भी जो भी हमें कंट्रोल और एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसके लिए भी ट्रांसफर प्राइस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, इसका मतलब ये होता है दैट इनकम इज नॉट टैक्स मल्टीपल टाइम इन डिफरेंट जुरिडिक्शन बाय अदरिंग टू इंटरनेशनल टैक्स लॉ। ये इंटरनेशनल के टैक्सेशन के हिसाब से मैंने बताया ना, वो है, वो हम टैक्सेशन में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टैक्सेशन में पूरा एक चैप्टर है इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग, वहां पे हम पूरा इसको सीखने वाले हैं कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। बट यहाँ पे आपको खाली ये पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि ये एक उसका एम है, इसका ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लाने का ये मेन पर्पस जो है वो ये है कि भाई आप एक ही प्रोडक्ट में बार बार टैक्स ना पे करें। जैसे मान लो कि हमारी कोई इंटरनेशनल ब्रांच है, अब वहां पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम इंडिया में ला रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पे तो हम टैक्स पे कर चुके हैं उसका, अब वो इंडिया में भी ला के फिर इंडिया में भी टैक्स पे करना, तो डबल टैक्सेशन हो गया। वहाँ पे भी उस कंट्री में भी टैक्स, इस कंट्री में भी टैक्स, है तो एक ही कंपनी का, तो वो कंपनी ने वहाँ पे भी टैक्स पे किया, यहाँ पे भी टैक्स पे किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, वो उसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का इंपॉर्टेंस है, उसके लिए ट्रांसफर प्राइस डिसाइड की जाती है। ठीक है। एनकरेजिंग डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक बिजनेस का जो हम यूनिट यानी कि जो सेगमेंट हम बनाते हैं, जो डिवीजन बनाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, उस हिसाब से हम डिसेंट्रलाइजेशन को एनकरेज कर सकते, इसलिए ट्रांसफर प्राइस। मतलब देखो ऐसा हो जाएगा कि भाई हमारे ही यूनिट में हमें कुछ भी लाने का है तो हम ऐसे ही ला लेंगे, वहाँ उसको जरूरत है तो उसको बोल दिया कि भाई बी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मुझे इतना आप भेज दो। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर क्या है, हर एक डिवीजन के लिए एक पर्सन अलॉट किया जाता है और वो पर्सन उसके लिए अकाउंटेबल है, उसके इतने डिवीजन के लिए ही, पूरी कंपनी का उसके ऊपर भार नहीं है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि उसको जो डिपार्टमेंट दिया गया है उसका परफॉर्मेंस 100% वो लेके जाए, प्रॉफिट जो भी है उसको मैक्सिमाइज करे। तो ऐसे
जब उसको क्या करना पड़ता है, हमें इंडिपेंडेंट पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है, भाई तू तेरे डिपार्टमेंट के लिए तेरे को कुछ भी डिसीजन लेना है तो तू ले सकता है। तो इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको कोई भी बोलेगा, वो बोल देगा कि मेरे डिपार्टमेंट में जरूरत है, आप इतना माल भेज दो या फिर इतनी सर्विसेज मुझे आप दे दो, क्योंकि हमारा है तो एक ही कंपनी, तो हमें इस रेट पे दो, उस रेट पे दो, बराबर, तो वो नहीं चलेगा। तो वो कौन से प्राइस में देगा देगा या नहीं देगा, वो सब कुछ भी वही पर्सन डिसाइड करेगा। मतलब कि ये क्या करता है, ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट जो है वो ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करता है। ठीक है, अब एंश्योरिंग फेयर प्राइसिंग, इंश्योरेंस फेयर प्राइसिंग मतलब क्या हुआ? फेयर प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि भाई प्राइस जो है वो ना तो ज्यादा है और ना तो कम। मैंने जैसे बोला ना कि भाई हम दो डिपार्टमेंट की बात करें, दोनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी का है, तो न्यूट्रल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। दोनों डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जो है वो मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक कम प्राइस में दूसरे डिपार्टमेंट को दे देगा तो उसकी जो है वो प्रॉफिट कम हो जाएगी और जो जिसको मिलेगा उसकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, ऐसा होना चाहिए नहीं। मेंटेन फेयरनेस इन इंटर कंपनी इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन एंश्योरिंग प्राइसेस आर कंपेरेबल टू मार्केट रेट। उसको मार्केट रेट से भी कंपेयर करना चाहिए, उसके बाद मिलेगा। ठीक है, एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, इसको हम आर्म लेंथ प्रिंसिपल भी कहते हैं। आर्म लेंथ प्रिंसिपल, ALP, ऐसा प्रिंसिपल भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये ऐसा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी दो डिपार्टमेंट है वो है एक ही कंपनी का, बट वो उसको ऐसे ही मानता है कि मैं अनगर बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो वहां पे कोई भी ऐसा लिबरल नहीं रहने वाले हम कि भाई चलो अपनी कंपनी का है तो दे दो, ऐसा नहीं। वो दूसरा ही बिजनेस है ऐसा मान के ही उसको, जैसे मैं मार्केट में दूसरे बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उसी हिसाब से उसके साथ ट्रांजेक्शन कर, मतलब दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग है एक दूसरे फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पज। बाकी तो एक ही है, बट ट्रांजेक्शन पर्पज के हिसाब से दो यूनिट अलग है, उसको बोलते हैं आर्म लेंथ प्रिंसिपल, बराबर। एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सकता है, जल्दी हो सकता है। प्रोवाइड एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन रिलेटेड टू प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। भाई हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से कोई प्रोडक्ट लेना है तो वही प्रोडक्ट अगर हमें मार्केट में जो डिपार्टमेंट हमारा दे रहा है उससे कम रेट में मिल सकता है, तो डिसीजन वो बढ़िया है ना कि भाई हम बाहर से लाए। समझ में आ रहा है? और जो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो पूरा के पूरा सेल हो जाता है मार्केट में ज्यादा प्राइस से, तो कंपनी का प्रॉफिट ही है ना। तो ऐसे डिसीजन लेने में हमें बहुत ही वो हेल्प करता है। प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि इट पुट्स एन इनडायरेक्ट प्रेशर्स ऑन द प्राइसिंग पॉलिसी ऑन द आउटसाइड सप्लायर। मतलब क्या हुआ, जो हमारा आउटसाइड सप्लायर है उसके ऊपर ये प्रेशर डालता है, भाई मेरी कंपनी के मेरे डिपार्टमेंट में यही प्रोडक्ट बनती है और उसकी कॉस्ट इतनी ही आती है, वो उसका प्रॉफिट भी अपने डिपार्टमेंट का लगा के मुझे देगा ना, तो भी तुम्हारे से कम रेट में मुझे मिल सकता है। कंपटीशन क्रिएट होती है, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट हमारे कंपनी के अंदर भी बना रहे हैं तो हमको पता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, हम क्या क्या मटेरियल जाता है, क्या क्वालिटी है, सब कुछ पता है। तो अगर हम आउटसाइड मार्केटर से यही चीज़, आउटसाइड जो भी सप्लायर है उससे भी यही चीज़ लेते हैं, तो उसके अंदर हम उसको प्राइसिंग जो भी है वो उसको बार्गेनिंग करके हम मिनिमम प्राइसेस में ला सकते हैं। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली एक बाय प्रोडक्ट इसका एक बेनिफिट हो जाता है कि प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है फिर हमारे हाथ में आ जाती है, सप्लायर के पास से हम हमारे रेट पे माल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव और नीड्स फॉर द ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आगे बढ़ते हैं, उसकी हम मेथड्स देखते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग की मेथड क्या होनी चाहिए, ये बिजनेस अपने हिसाब से, अपने डिवीजन के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड करता है। उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सी मेथड हम यूज करें, बट हमारी जानकारी में सारे मेथड जो है वो होनी चाहिए कि कौन सी मेथड किस तरीके से काम आती है, बराबर। तो हम एग्जाम्पल के साथ सारे मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या क्या मेथड है वो उसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले ये कॉस्ट बेस्ड मेथड। अब कॉस्ट बेस्ड मेथड जो है उसके अंदर तीन पार्ट है, जैसे कि टोटल कॉस्ट मेथड, मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट मेथड, फिर कॉस्ट प्लस मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, फिक्स कॉस्ट भी आ गया। दूसरी मार्जिनल कॉस्ट वाली मेथड जो उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर ये आया कि उसमें खाली वेरिएबल कॉस्ट हम ध्यान में लेंगे, फिक्स कॉस्ट ध्यान में लेंगे नहीं। तीसरा जो है कॉस्ट प्लस मेथड, इसका मतलब ये हुआ कि भाई भले हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन करें, इंट्रा कंपनी ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
इंटरनल ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं, तो भी हम एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में कॉस्ट जो है, कॉस्ट के ऊपर प्लस कुछ मार्जिन रख के ही ट्रांसफर करेंगे, बराबर। तो ये 3 मेथड हो गई कॉस्ट वाली मेथड। उसके बाद है मार्केट प्राइस मेथड। तो मार्केट प्राइस के साथ उसको कंपेयर करेंगे। आर्बिट्रेटेड एड और नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। आर्बिट्रेटेड और नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस का मतलब ये होता है कि जब दो डिपार्टमेंट इंटरनली ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हाई अथॉरिटी जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है और प्राइस नेगोशिएट करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एक डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने डिपार्टमेंट को, मतलब उसके डिपार्टमेंट को परफॉर्मेंस हाई लेके जाने के लिए वो दूसरे डिपार्टमेंट को वो प्राइस पे माल नहीं देना चाहता और दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी ज़रूरत सख्त है। अब जब ऐसा कुछ झगड़ा हो जाता है, झगड़ा जैसा मतलब हो जाता है कि भाई इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन के अंदर ही दो डिपार्टमेंट के पर्सन जो है वो अपने अपने ऑब्जेक्ट के लिए, वो सही है, गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही है, बट ओवरऑल कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे हाई टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है और वो दोनों में नेगोशिएट करके जो भी है वो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं, बराबर। ड्यूअल प्राइसिंग मेथड। ड्यूअल प्राइसिंग मेथड का मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस के प्राइस से भी हम कंपेयर करेंगे और हमारी कंपनी की जो प्राइस है उससे भी कंपेयर करेंगे, और कुछ यूनिट जो है मतलब उस एक लिमिट हो जाती है कि भाई इतने यूनिट हम देंगे तो इस प्राइस से, उससे ज़्यादा देंगे तो उस प्राइस से। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस लमसम मेथड। लमसम मेथड के अंदर ऐसा है कि भाई हम जो है वो प्राइस एक लमसम हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, कॉस्ट जितनी है कॉस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत प्लस करके मतलब जो एक अमाउंट फिक्स करके कर देते हैं। जो मार्जिन होता है वो परसेंटेज में होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मार्जिन नहीं, बट हम कुछ अमाउंट फिक्स करके लमसम अमाउंट में दे देते हैं। प्रो रेटिंग द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मेथड। वहाँ पे कंट्रीब्यूशन को हम निकालेंगे, पहले कंट्रीब्यूशन के ऊपर से देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें प्रोपोर्शनेट जो भी है वो दोनों डिपार्टमेंट को फायदा हो, इस तरीके से हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ मेथड है, वो 6 मेथड है। वो 6 मेथड हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट बेस्ड मेथड की 3 मेथड जो है वो। तो सबसे पहली मेथड है इसके अंदर टोटल कॉस्ट मेथड। अब इसको देखते हैं हम टोटल कॉस्ट मेथड को। टोटल कॉस्ट मेथड क्या है? द ट्रांसफर प्राइस इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि फिक्स कॉस्ट भी आ गई और वेरिएबल कॉस्ट भी उसमें हमें इंक्लूड करना है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम मार्केट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम कहाँ से लेंगे? फ्रॉम मार्केट। फिक्स कॉस्ट ऑफ द डिवीजन प्लस द एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस। मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो इनपुट है, मतलब वो तो हमारा क्या होगा कि जब हम रॉ मटेरियल लाते, लेबर करते, वो तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो वो आउटसाइड मार्केट से मतलब हम ले सकते हैं, पता चल सकता है। फिक्स कॉस्ट जो है ऑफ द डिवीजन, वो डिवीजन की फिक्स कॉस्ट तो है ही, बट उसमें पूरे कंपनी का भी जो खर्चा होता है, जो फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है, वो भी वहां पे डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। मतलब फिक्स कॉस्ट ऑफ द डिवीजन, डिवीजन की फिक्स कॉस्ट तो है ही, प्लस द एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो हमारे डिपार्टमेंट को जो कॉस्ट एलोकेट करता है वो कॉस्ट भी यहाँ पे हमें ऐड करना है। ओके, फॉर्मूला समझते हैं इसकी। क्या फॉर्मूला है? तो सिंपल है फॉर्मूला, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में क्या आ गया? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। प्रॉफिट पार्ट ऑफ द डिवीजन इज इग्नोर्ड। क्या हुआ? प्रॉफिट का पार्ट यहाँ पे ध्यान में लेना नहीं है। मतलब जो डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने वाला है, वो उस प्रोडक्ट का अपने डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट होता है वो कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करता है। और वो कॉस्ट कैसे? वेरिएबल कॉस्ट, अपने डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट, और हेड ऑफिस ने जो फिक्स कॉस्ट उसको अलोकेट की वो भी यहाँ पे ऐड हो जाए। डज नॉट, इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन है। डज नॉट नीड द ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द स्टॉक। अब देखो क्या होता है, जैसे हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफर करते हैं, तो वो दोनों डिपार्टमेंट का जब हम ईयर एंड यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट जब हम तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट जब हम तैयार करते हैं, तो स्टॉक होता है। अब डिपार्टमेंट वाइज जब हमें स्टॉक लेना होता है तो क्या होता है कि भाई एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफर की है, कुछ ट्रांसफर किया है, तो उसके अंदर अगर उसका प्रॉफिट का पार्ट है,
जो ट्रांसफ़र करने वाला यूनिट है उसने उसमें कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट भी ऐड किया और दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया, तो जब हम फाइनल अकाउंट जब हम तैयार करेंगे ईयर एंड में, तब वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे हमें जो स्टॉक पड़ा है उस स्टॉक में हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई डिवीज़न ए से कितना ट्रांसफ़र हुआ और उसमें प्रॉफिट का जो पार्ट था वो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट तो हमें मिलने वाला नहीं है, बराबर? तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जैसे हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर सब्सिडरी के जब हम कंसोलिडेट करते थे तब वहाँ पे देखा, दो कंपनी का बैलेंस शीट जब हम कंसोलिडेट करते थे तो सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी ने इंटरनल जो भी ट्रांजेक्शन किए थे उसमें एक स्टॉक का ट्रांजेक्शन था, उसमें से हम क्या करते थे, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल देते थे। तो सेम यहाँ पे वो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का पार्ट तो इग्नोर है, प्रॉफिट तो है ही नहीं। लिमिटेशन क्या है? तो इंटर डिविजनल प्रॉफिट कंपेरिजन एंड द परफॉर्मेंस मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। इस हिसाब से अगर हम करते हैं ट्रांसफर प्राइस डिसाइड, तो इंटर डिविजनल प्रॉफिट जो है उसका कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है और परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए जो ए डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट बनी वो हमने ट्रांसफर कहाँ पे कर दी, बी में, तो बी के लिए तो सीधा रेडीमेड हो गया ना माल। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस किसका अच्छा, वो हम यहाँ पे मेजरमेंट कर नहीं सकते। प्रॉफिट कितना किसका, तो वो भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। नो एनी मोटिवेशन टू द डिविजनल मैनेजर। अब क्या हुआ, ए डिपार्टमेंट का मैनेजर बोलेगा मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मैंने इतना प्रोडक्शन किया, बट वो प्रोडक्शन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बी में, और प्रॉफिट किसको हो गया, बी को। तो उसको मैनेजर को कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो काम किया तो उसको कुछ अप्रिसिएशन मिले, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। सो वहाँ पे उसकी इफिशियंसी जो है वो कम होने का चांसेस बढ़ जाता है, ये उसकी लिमिटेशन। देन द सेकंड मेथड इज मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब ये मेथड के अंदर क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग ये होता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट, बराबर। तो वेरिएबल कॉस्ट मेथड भी उसको बोलते हैं। द मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मेथड सेट्स द ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ओनली ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मेथड सेट द ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें लेनी नहीं है, ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट जो है उस कॉस्ट के हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। This method assumes that fixed costs are sunk costs and should not affect internal pricing decision. Sunk cost का मतलब ये होता है कि ये कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है ही नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बराबर। एक कुछ ऐसी कॉस्ट है जो हम मान के चलते हैं कि ये कॉस्ट है, बट एक्चुअल वो कॉस्ट है नहीं। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है उसको संक कॉस्ट मानते हैं और वो प्राइसिंग के अंदर कुछ मतलब वो इंपॉर्टेंस उसका है नहीं, तो हम यहाँ पे वो ऐड करते नहीं है। वेयर द प्रेजेंटिंग डिवीजन मतलब जो ट्रांसफर करने वाला है वो इज नॉट ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, वो अपने फुल कैपेसिटी से काम नहीं करता, देन यूज ऑफ आइडल कैपेसिटी टू ट्रांसफर एडिशनल प्रोडक्शन टू द अदर डिवीजन ऑफ द कंपनी एट मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मेथड कहाँ पे यूज होगी, ये ऐसे यूज होगी, जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, चलो ए और बी दो डिपार्टमेंट, अब ये डिपार्टमेंट जो है ना उसकी 80% कैपेसिटी से काम कर रहा है और बी डिपार्टमेंट जो है वो अपना 100% कैपेसिटी से काम कर रहा है। अब बी को जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट ए बनाता है और यहाँ पे 20% उसकी आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है जो काम नहीं आ रही है, और इसको जो है जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो बाहर मार्केट से लानी पड़ती है। तो अगर इस डिपार्टमेंट की ये आइडल जो कैपेसिटी पड़ी है उसका यूज करके जो इसकी रिक्वायरमेंट ये पूरी करे, तो देखो फिक्स कॉस्ट तो इसको होने वाला ही है, अगर ये 20% भी यूज नहीं करे तो भी वो फिक्स कॉस्ट जो वो जाने वाला ही है, बराबर। तो 20% उसकी जो कैपेसिटी वो यूज करेगा तो खाली कौन सी कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगी ना, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी लगने वाली थी। तो वो जो इसका यूज करके जो भी है वो मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो उसके ऊपर वो खाली कौन सी कॉस्ट लगाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ही लगाएगा। समझ में आया? तो वहां ऐसे केस के अंदर हमें ये मेथड यूज करनी चाहिए।
जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल डिवीजन ए, प्रोडक्शन ए का प्रोडक्शन कितना है 50,000 यूनिट, बट यूज ओनली 40,000 यूनिट। अब ए जो है वो 50,000 यूनिट बनाता है, बट उसका सेल कितना है ओनली 40,000 यूनिट ही है, 10,000 तो वैसे ही पड़ा रहता है, बराबर। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज फॉलो, जैसे कि कॉस्ट उसकी है 40, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 40 और फिक्स कॉस्ट कितनी है 20 और सेलिंग प्राइस कितनी है 80। तो अगर मान लो कि ये 50,000 में से 40,000 बेचता है और 10,000 जो यूनिट पड़ा रहता है उसके पास, तो उसमें भी एक कॉस्ट तो लगेगी ना, बराबर। डिवीजन बी यूज दिस प्रोडक्ट इज ऑन फिक्स कॉस्ट 15 रुपीज पर यूनिट, बराबर। डिवीजन बी जो है वो यही प्रोडक्ट यूज करता है और उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज, और यहाँ पे देखो कितनी है फिक्स कॉस्ट 20। तो उसको बी डिवीजन को भी फायदा हो जाएगा ना कि भाई उसको 15 रुपीज फिक्स कॉस्ट तो लगती ही है, वो प्रोडक्ट बाहर से लाए तो भी, तो अपने ही डिवीजन के, अपने ही कंपनी के दूसरे डिवीजन से भी लाके वो ये अपना काम कर सकता है। तो कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट है ना यहाँ पे, और एक डिपार्टमेंट की जो आइडल कैपेसिटी पड़ रही है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जब ऐसा होता है तब हम वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सिंस द ट्रांसफर प्राइस इज लोअर, द बाइंग डिवीजन बेनिफिट फ्रॉम द कॉस्ट। एडवांटेजेस ये है कि भाई प्राइस क्या है लोअर है, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं करते, तो जो बाइंग डिवीजन जो है उसको बेनिफिट हो जाता है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। हेल्प मैनेजर मेक बेटर प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्चुअल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बराबर। मैनेजर को ये हेल्पफुल होता है कि बेटर प्रोडक्शन करने के लिए या प्राइसिंग का डिसीजन लेने के लिए कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है हम किस तरीके से उसको कम कर सकते, जो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही हो। जैसे कि हमने बात करी एग्जांपल के अंदर की प्रोडक्ट डिवीजन ए का जो है वो 10,000 यूनिट तो वैसे स्टॉक में पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर जो फिक्स कॉस्ट लगती है वो तो लगती है, वो प्रोडक्शन करे भी या ना करे तो भी वो फिक्स कॉस्ट तो लगने वाली है, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाती है, तो फिर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि द सेलिंग डिवीजन में इनकर लॉस, जो सेल करने वाला, जो ट्रांसफर करने वाला है उसको क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। इफ फिक्स कॉस्ट आर नॉट रिकवर्ड, अगर उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो भी रिकवर्ड नहीं होती, जितना उसका सेल है या जिस कैपेसिटी से वो काम कर रहा है, तो उसको फिर वो लॉस होने के चांसेस है। सेलिंग डिवीजन में फील अनफेयरली ट्रीटेड लीडिंग टू परफॉर्मेंस इश्यू, जो सेलिंग करने वाला है उसको बैड फील होता है कि भाई मैंने मेरी 100% कैपेसिटी से काम नहीं किया, या फिर मेरा जो भी है वो प्रोडक्शन पूरा सेल नहीं हुआ, तो मुझे जो मेरा प्रोडक्शन है वो कम कॉस्ट में मुझे दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करना पड़ता है, ऐसा उसको बैड फीलिंग होगा, अनफेयरली फीलिंग होगा। इफ फिक्स कॉस्ट आर इग्नोर्ड द कंपनी में स्ट्रगल टू सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। देखो फिक्स कॉस्ट को अगर हम इग्नोर करते हैं कोई भी डिवीजन से, तो लॉन्ग टाइम पे कंपनी जो है वो लॉस में जाने वाली है, ये सही है, बराबर। जैसे समझ लो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, अब फिक्स कॉस्ट का ये जो है वो मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लिखने जब बैठे तो आपको अपने हिसाब से कंसेप्ट क्लियर है तो आप लिख सको आराम से। हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट ए बनाई, उसके अंदर हम देखें तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है, और जो फिक्स कॉस्ट हम यहाँ पे करते हैं वो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे उसकी 5। इस तरीके से उसकी कॉस्ट टोटल कितनी हो जाती है 50। अब मान लो कि फिक्स कॉस्ट तो टोटल में होती है ना, तो मान लो कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 लाख, तो यहाँ पे कितने यूनिट बनाए होंगे और कितने यूनिट सेल किए होंगे, तब इसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज आई होगी, बराबर। 1 लाख यूनिट कितने 1 लाख, 1 लाख यूनिट जब वो बनाएंगे तो 5 लाख रुपीज की फिक्स कॉस्ट लगेगी, इस तरीके से हम बता सकते। ओके, अब मान लो कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है, अब इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 20 रुपीज है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, पहले निकलना है सेल, और 1 लाख बनाया है तो सेल कितना हो गया इसका 20 लाख, बराबर। अब 20 लाख हो गया, इसमें से सबसे पहले जो है मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेता हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करेंगे 1 लाख और 10 यानी कि 10 लाख, तो बाकी कितना बचा 10, जिसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन।
और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट हम माइनस करें 5 लाख, तो फिर 5 लाख जो है वो हमारा क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट। इस केस में समझ में आया अभी तक यहाँ पे? अब मान लो कि मैं यूनिट कम कर लूँ, मैं यूनिट कम बनाऊँ, यहाँ पे 1 लाख की जगह पे मैंने बनाया 50, सेलिंग प्राइस वही है, तो 50,000 इंटू 20 करेंगे हम, तो इधर कितना आ जाएगा, 10 लाख, और 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख, तो कंट्रीब्यूशन ही मेरा कितना हो जाएगा, 5 लाख, और फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 लाख, देन प्रॉफिट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 यूनिट जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पे कवर होता है। 50,000 से नीचे जब हम जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट भी हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, बराबर। तो ऐसे केस में रिस्क है कि लॉन्ग टाइम में अगर हमने फिक्स कॉस्ट को जो है वो इग्नोर किया, और यहाँ पे तो इग्नोर करते हैं ना, यहाँ पे हम कौन से रेट पे दे देते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है उसी रेट पे सीधा दूसरे डिपार्टमेंट को हम दे देते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम ऐसा चलता रहा तो फिक्स कॉस्ट जो है वो भी रिकवर होना मुश्किल हो सकता है। जो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेल करता है उस डिपार्टमेंट के लिए, मतलब उसका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होता जा रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। देन है थर्ड मेथड। जो थर्ड मेथड है वो यहाँ पे बी लिखा है, बी नहीं आएगा, ये आएगा सी, कॉस्ट प्लस मेथड। The cost plus method is cost based transfer pricing technique where the transfer price is determined by adding a markup, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन टू द कॉस्ट प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट खाली नहीं, कॉस्ट और उसमें कुछ ना कुछ प्लस करते हैं, और वो प्लस क्या करते हैं, इसको नाम क्या दे दिया, मार्कअप। मार्कअप मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन। This ensure that the selling division cover at cost while earning a reasonable profit। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, आज पहला वाला जो था, सबसे पहली मेथड देखी हमने, वो क्या देखी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट भी किया, फिक्स कॉस्ट भी किया, फिक्स कॉस्ट ओवरऑल जो था वो भी किया। तो उस केस में क्या हुआ, जो ट्रांसफर करने वाला है उसको कुछ दिक्कत नहीं है, बट जो लेने वाला है डिवीजन उसको प्रॉब्लम है, कॉस्ट बढ़ जाती है। दोनों का डिवीजन का प्रॉफिट जो भी मेजरमेंट भी होता है वहाँ पे भी उसके लिमिटेशन आ जाती है मेजरमेंट मापना। तो दूसरा हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट वाला किया, और वेरिएबल कॉस्ट स्पेशली किसके लिए किया कि भाई कोई डिवीजन का जो है वो कैपेसिटी जो है उसके कम काम कर रहा है या फिर उसका पूरा सेल नहीं हो रहा है, तो वो हमने दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया। तो वहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम आ गया, अगर लॉन्ग टाइम ऐसा चलता रहा तो फिर फिक्स कॉस्ट कवर करना भी मुश्किल हो जाएगा और कंपनी जो है वो लॉस में चली जाएगी। और दोनों डिपार्टमेंट को अनफेयरली, मतलब जो सेल करने वाला है उसको अनफेयरली फील होता है कि मेरे साथ जो भी है वो अनजस्टिस हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब उसका मेजरमेंट जो है वो हम जब देखेंगे तो वहाँ पे वो आर्गुमेंट कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए भी क्या किया, कॉस्ट तो करेंगे ही हम, टोटल कॉस्ट ही करेंगे, उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट जो है वो ऐड करेंगे और एक मार्कअप वैल्यू रखेंगे। मार्कअप कुछ ऐसा परसेंटेज फिक्स करेंगे कि भाई हम जब इंट्रा कंपनी यानी कि इंटरनल डिवीजन में ही, इंटरनल कंपनी में ही कुछ ना कुछ हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब कोई भी अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस ट्रांसफर करेगा तो वो उसका कॉस्ट जो है उसके ऊपर थोड़ा जो है वो प्रॉफिट ऐड करेगा। वो कितना, तो इंटर के लिए हम कुछ डिसाइड ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, तो यहाँ पे भी दो मेथड है। पहला है कि फुल कॉस्ट, क्या है पूरा फुल कॉस्ट और उसमें कुछ प्लस करो। फुल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, बोथ यानी वेरिएबल एंड फिक्स, यूज व्हेन सेलिंग डिवीजन वांट टू रिकवर टोटल कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। ये कब यूज करेंगे हम, जब सेल करने वाला जो यूनिट है, यहाँ पे सेल होता नहीं है एक्चुअली, बट हम बोलते सेल ही है क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या समझता है, अलग ही समझता है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। वो ऐसा ही समझ के मानता है कि मैं बाहर मार्केट में सेल कर रहा हूँ, बराबर। तो इसलिए हम सेलिंग वर्ड यूज करते हैं। तो सेलिंग डिवीजन जो है वो क्या करेगा, रिकवर करेगा टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी करेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। और दूसरा ये कि खाली वेरिएबल, तो इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो जब व्हेन कंपनी वांट टू इंसेंटिव्स इंटरनल ट्रांसफर व्हाइल कीपिंग द कॉस्ट लो, कंपनी को कॉस्ट जब लो रखनी है और इंसेंटिव इंटरनल ट्रांसफर करने हैं, मतलब उसको बढ़ावा देना है, तो ये मेथड वो यूज करती है। ठीक है,
चलो एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि ए प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। कोई डिवीजन ए है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर ये है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 700, फिक्स कॉस्ट कितना है 300 और टोटल कॉस्ट कितना है 1000। अब पहला जो है वो क्या था, फुल कॉस्ट प्लस, और दूसरा क्या था वेरिएबल कॉस्ट प्लस। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम टोटल कॉस्ट ले लेंगे। तो टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट कितनी है 1000 है, और मार्कअप कितना करना है हमें 20। तो यहाँ पे मैं मार्कअप 20% प्लस कर देता हूँ, यानी कि 200 आएगा। तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी 1200। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हम खाली क्या लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 700। इसमें मैं प्लस कर दूंगा 20% अपना मार्कअप जो था, तो 140 आएगा, तो 840 बराबर है। तो यहाँ पे 840 जो है उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट में ऐड किया, खाली किस में ऐड कर दिया वेरिएबल कॉस्ट में। ओके जस्ट अ मिनट। तो ये मार्कअप रेट जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें, तो 840 इसका रेट हो गया। तो 840 फिर वो उसकी हो गई ट्रांसफर प्राइस। देखो वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो इसमें क्या था हमने इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप, और यहाँ पे बोथ कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस 840। क्लियर है। तो इस तरीके से प्राइस जब डिसाइड होती है तो वो मेथड क्या हो जाती है हमारी कॉस्ट प्लस मेथड। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो इसके एडवांटेजेस देखिए, एंश्योर प्रॉफिट फॉर द सेलिंग डिवीजन। सेलिंग डिवीजन जो है उसका प्रॉफिट जो है वो फिक्स हो जाता है, बराबर, उसको प्रॉफिट मिलता ही है। प्रिवेंट्स लॉसेस ऑन इंटरनल ट्रांजेक्शन, इंटरनल ट्रांजेक्शन के अंदर जो उसको लॉस का चांसेस था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, सिंपल है बहुत ही, बराबर। यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा फॉर डिटरमाइन प्राइसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा हम लेके यहाँ पे वो कर सकते हैं। एनकरेज फेयरनेस इन इंटरनल ट्रांजेक्शन, फेयरनेस, वो जैसे बोला था ना कि भाई कोई डिपार्टमेंट अपने खाली वेरिएबल कॉस्ट में ट्रांसफर कर देता है तो फिर उसको अनफेयरनेस फील होता है, वो यहाँ पे रिमूव होता है। एंश्योर रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने का भी यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जैसे लॉन्ग टाइम में हमने देखा था कि लॉस होने के चांसेस है, यहाँ पे वो भी खत्म होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इग्नोर मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस को ध्यान में नहीं लेता। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम 20% मार्कअप करेंगे, तो मार्केट से कितने रेट पे मिलता है वो हम ध्यान में लेते नहीं है, या फिर मार्केट में इसके क्या प्राइस है वो हम इग्नोर करते हैं। द ट्रांसफर प्राइस में बी हायर और लोअर देन कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर हायर है तो जो लेने वाला डिपार्टमेंट है उसके लिए लॉस है। अगर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जब हम मार्कअप हमने डिसाइड किया, मार्कअप से हम जब वैल्यू लेंगे, मतलब कोई गुड्स लेंगे, तो उसकी प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है हमारे इंटरनल ट्रांसफर में ही, तो जो खरीदने वाला, जो लेने वाला, जो रिसीवर, जो डिपार्टमेंट है उसको तो लॉस जाएगा ना, बराबर। तो मार्केट प्राइस के यहाँ पे इग्नोर करते हैं, वो एक डिसएडवांटेजेस है। मे कोज इनएफिशिएंसी, कैसे द सेलिंग डिवीजन में हैव लेस इंसेंटिव टू कंट्रोल कॉस्ट सिंस इट पासेस कॉस्ट अलोंग विद द मार्केट। तो जो सेलिंग करने वाला डिवीजन है उसको लेस इंसेंटिव मिलता है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि भाई मार्केट प्राइस है उससे कम रेट हो जाता है हमारा, तो अगर मार्केट प्राइस से कम रेट में जो सेलिंग वाला डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट को देता है तो फिर उसको वहाँ पे लॉस हो जाता है। ओके, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। द बाइंग डिवीजन में फील ओवरचार्ज और रिड्यूसिंग मोटिवेशन, मतलब सबका एक ही रीजन है मार्केट प्राइस को इग्नोर जब हम करते हैं तब ये दोनों बाकी के जो भी है वो हम डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम रखते हैं इतना, यानी कि हमने जो पहली मेथड थी उसके अंदर 3 सब मेथड थी, उसके बारे में डिटेल में आज हमने जो भी है वो जानकारी आप तक पहुंचाई। तो आपको ये सारी मेथड जो है ना अपने हिसाब से पढ़ना है, और ये जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप हमारे वेबसाइट पे जाके
डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा कोर्स जो है वो भी आपके वहाँ पे हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और आप वहाँ पे भी बाय करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व किए गए हुए हैं। और आपको जब आप कोर्स बाय करते हो, कोर्स में एनरोल करते हो, तो आपको पूरा जो भी है वो सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है। आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आप मुझे अपनी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट एंड आप देखते रहिए। अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड